ये बाजार के प्राइसेस जिम्मेदार नहीं है? प्राइसेस नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर या फिर अन्य बड़े शहरों में भी देखें, मेट्रोज में देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत बार लोग खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद पाते। तो क्या हाई प्राइसेस की वजह से भी ये रियल एस्टेट की ग्रोथ पर असर नहीं पड़ा है? इस पर आप क्या कहेंगे? प्राइसेस का कई चीजों के फैक्टर्स बनते हैं। प्राइसेस लास्ट 2 साल में महंगाई इतनी हो गई है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई प्रॉफिट बढ़ गई हो किसी की, प्रॉफिट उस पीरियड में एक्चुअली कम हुई है। कॉस्ट कैसे भी डेवलपर ने, क्योंकि सेल्स बढ़ानी थी तो कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया गया है, तो उस वजह से मैंने मीट करने की कोशिश की जा रही है। डिमांड, जो भी डिमांड है, डिमांड स्लगिश हो गई है बेसिकली। आपको क्या लगता है कि अभी जैसे हम पॉजिटिव माहौल बनने की बात कर रहे थे, आरबीआई की तरफ से भी अब कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में अब जो होगा अब अच्छा ही देखने को शायद मिलेगा, लेकिन जो अगर बात करें छटनी की, तो कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन पे खतरा ज्यादा मंडराता है मोहम्मद? उनको लगता है कि ये जो लोग हैं या ये जो काम करने वाले, इनके बगैर शायद हम अपने एक बुनियादी ढांचे के साथ काम कर सके। तो कौन से डिपार्टमेंट्स पे ज्यादा खतरा मंडराता है? देखिए, हिस्टोरिकली ये रहा है और अभी भी आई थिंक मिस्टर अग्रवाल भी एग्री करेंगे कि जो उनका वाइट कॉलर जॉब वाले जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर सबसे पहले असर पड़ता है। क्योंकि वो सेल्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या आपके सर्वेयर्स हों, या आपके आर्किटेक्ट्स हों, या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हों, ये लोग होते हैं जिनके ऊपर सबसे पहले गाज गिरती है। क्योंकि वो लोग होते हैं कि जिनके बगैर, मतलब कई बार लगता है डेवलपर्स को कि इनके बगैर या तो मैं काम चला सकता हूँ या मैं एक की जगह 4 की जगह 1 को काम पे लगा सकता हूँ। ब्लू कॉलर जॉब, जो आपके स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर असर कम ही रहता है। तो मेरे ख्याल से या मेरे व्यू में यही है, और हुआ भी ये है हमेशा, कि हमेशा जो आपके वाइट कॉलर जॉब्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ता है। जी, और शायद उस वजह से क्या डिलेज भी हो रहे हैं? दिनेश जी, आप एनसीआर के मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे ज़्यादा असर रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ देखने को मिला है। तो रियल एस्टेट, जो कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं, करीब 5 करोड़ के आसपास एक अनुमान के मुताबिक, आपकी नजर में कितनी छटनी हुई है या हो सकती है इसके मद्देनजर? छटनी करीबन 10% हुई होगी, लेकिन जो जॉब्स एडिशनल होने थे, जो एब्जॉर्प्शन होनी थी, वो 10-15% कम हुई है। तो टोटल इफेक्ट करीबन इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में आया होगा 20% के आसपास आया होगा, एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन में। इस वजह से अब 7% जीडीपी का हिस्सा है रियल एस्टेट सेक्टर जो है। अगर उसमें इतना इफेक्ट आ जाता है तो टोटल एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो थोड़ा सा हिल जाता है, बिगड़ जाता है। तो इम्पेरेटिव है कि जरूरी है कि अपन रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करके इसमें जॉब्स को बढ़ोतरी दें और रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट दें। यहाँ मोहम्मद, आप क्या कहेंगे कि किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी एक ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ आप जो बायर है उसी के बारे में हमेशा नहीं सोच सकते, जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके बारे में भी सोचना है। तो किस तरह के स्टेप्स सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं ताकि सेक्टर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन किया जा सके? देखिए, 2 ही प्रॉब्लम जो मेन दिखती हैं किसी भी डेवलपर के लिए आज की डेट में, और ये पैन इंडिया का सीन है। फर्स्ट है आपका उनको फंडिंग, उनको लिक्विडिटी, ईजी लिक्विडिटी आप उनको अगर प्रोवाइड करते हैं और ईजी टर्म्स पे, ईजी नॉर्म पे, तो डेफिनेटली एक ये बूस्ट करता है एक बिजनेस को। जब आपकी कंडीशन ख़राब है, मार्केट ख़राब है, आपको मालूम है कि रियल एस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूटर है, तो उसको हेल्प करने में अगर आप उनको ये कर सकते हैं, ऐसे बुरे टाइम में अगर उनको हेल्प कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी उनको। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसके लिए उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की डेट में भी हम देखते हैं कि क्लियरेंस होने के लिए प्रोजेक्ट को जो आपको परमिशन चाहिए, फायर एनओसी, वाटर एनओसी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, वो आने में आपको सालों लग गए हैं। 6 महीने से 1 साल लग जाता है, उससे भी ज़्यादा लगता है एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए। तो उसमें यही है प्रॉब्लम कि सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, डेवलपर का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। तो एक प्रोजेक्ट को आप अगर जल्दी से क्लियर करेंगे, उसकी लैंड क्लियर करेंगे, वो जल्दी कंस्ट्रक्शन में जाएगा, पैसा रोल आउट होगा, जल्दी सेल्स होंगी, तो ये
बहुत बड़ा बूस्ट हो जाएगा एंटायर इकोनॉमी के लिए। और इसके रहते हुए अगर आपकी सेल्स जल्दी चल रही है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन हट जाता है जो डिले होने की वजह से होता है प्रोजेक्ट में, तो आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो नीचे आ जाती है, सेल्स प्राइस नीचे आ सकती है। डेवलपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, अगर उसको वो रिड्यूस कर देते हैं तो सेल प्राइस कम हो जाती है, और विच इन टर्न हेल्प करता है एक बायर को उसे खरीदने के लिए। तो जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली डेवलपर को भी बहुत लोग चाहिए होंगे वो सब मैनेज करने के लिए। तो ये एक पूरा सर्कल है जिसमें आपको गवर्नमेंट का इन दो चीजों में जो उनको घुमाना है इस पूरे पहिए को, अगर ये दो चीजें आ जाती हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। चलिए, अगर हम गवर्नमेंट के रोल की बात करें दिनेश जी आपसे, तो इस बजट में रियल एस्टेट को काफी कुछ मिला है। एक स्थिर और स्थायी सरकार की जो मांग इस सेक्टर की थी, जो कोशिश थी, वो भी हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि अब रियल एस्टेट को इन घोषणाओं के बाद आने वाले महीनों में कुछ बेहतर दिन देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं। बजट में काफी सपोर्ट दिया गया है, लेकिन सेक्टर को और भी थोड़ा सपोर्ट चाहिएगा। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग को इंडस्ट्री के रूप में माना गया है, टोटली एक्चुअली पूरा रियल एस्टेट सेक्टर को रियल इंडस्ट्री के रूप में माना जाएगा, तो वो एक एडिशनल बूस्ट मिलती है। ये रियल एस्टेट सेक्टर अपनी बाकी जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसका बहुत बड़ा कंजम्पशन इस सेक्टर में होता है। तो जो मोदी नई सरकार का ये है कि मेक इन इंडिया, तो उसका कंजम्पशन जो मार्केट है वो एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ। लेकिन दिनेश जी वो मेक इन इंडिया कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं, और आप लोग तो नौकरियों की छटनी कर रहे हैं, तो ये तो कुछ उल्टा इफेक्ट हो रहा है। कंजम्पशन देखो, बाजार जब ठीक होएगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी, बाजार ठीक ही नहीं होगा तो आप कब तक उस चीज को चलाते रहेंगे। तो सपोर्ट तो जरूरी है रियल एस्टेट सेक्टर को। अगर आपके प्रोडक्ट जो आपने घर बना रखे हैं वो जब तक बिकेंगे नहीं, वो जब तक ऑफलोड नहीं होंगे डेवलपर के अकाउंट में से, तब तक डेवलपर्स के पास वो कैश फ्लो जनरेट होगा नहीं तो नई चीजें आएंगी नहीं, तो वो पूरा जो सर्कल है वो चलता नहीं है। और इस सर्कल में मुझे लगता है थोड़ा डेवलपर्स को अपने मार्जिन्स भी कम करने की जरूरत है, शायद उससे भी कुछ मदद मिले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर में बीते 1-1.5 साल से जो मंदी है, उम्मीद की जा रही है कि सरकार के ऐलानों के बाद इसका असर आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा, और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि किस तरह से रियल एस्टेट कंपनियां प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए आकर्षक ऑफर्स दे रही हैं और कितने दबाव में उसे लेकर हैं। इसी के साथ शो में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर के निवासियों को दिया है कौन सा तोहफा, और साथ ही सुलझाएंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी कानूनी उलझनें।